देखिए, बड़ा व्यक्ति होना क्या होता है, वो ममता बनर्जी जिन्होंने रतन टाटा के खिलाफ पूरा वो एक एजिटेशन खड़ा कर दिया, एक मूवमेंट खड़ा कर दिया। आज वो भी जब रतन टाटा को याद कर रही हैं तो ये कह रही हैं कि ये अपूरणीय क्षति है। इस वक्त आप देख रहे हैं देश के गृह मंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं और जानकारी ये मिल रही है जब अंतिम संस्कार के तमाम रीति रिवाज होंगे उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह वहीं पर मौजूद रहेंगे। तो आपके जो घोर आलोचक हैं, मैं ममता बनर्जी के परिप्रेक्ष्य में कह रही हूँ कि जो आपके घोर आलोचक हैं, जब वो भी आपके जाने के बाद ये कहें कि ये देश के लिए अपूरणीय क्षति है, तो इसे कहते हैं ट्रू आइकन होना, ट्रू लेजेंड होना। अवधेश जी, सही कह रही हूँ मैं? निश्चित रूप से दोनों मतलब अगर दो स्तरों पर उनकी कथा लिखी जाएगी। एक तो भारत के उद्योगपतियों में वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन भारत के उद्योग को बाहर ले जाने में वो भी रहेगा। जो सामाजिक क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन और जो व्यक्तिगत जीवन है, वो दोनों को मिला के जब इस देश में उनकी एक जीवनी लिखी जाएगी तो भारत के उन गिने चीने महान विभूतियों में होगा जिन्होंने केवल एक क्षेत्र को छोड़कर, राजनीति को छोड़कर हर क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। वो 1991 के बाद एजुकेशन के क्षेत्र में उनका कंट्रीब्यूशन है, हेल्थ के क्षेत्र में, कल्चरल के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन है, जिसकी चर्चा हो रही थी कि 2 बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर गए थे 2016 और 2019 में। तो हाँ, तो वो जब वहां से ना एक बांस का कोई प्रोजेक्ट चंद्रपुर में था, उसके बारे में मोहन भागवत जी ने उनको बताया था, तो उन्होंने उसको भेज करके उसकी स्टडी करवाई और उसके साथ अपनी कंपनी का समझौता किया उसके करने में। और जो सेवा भारती है, वो जब संघ कार्यालय आया तो इनके सेवा के काम को पूरा समझा और सेवा भारती के साथ उनके रिश्ते रहे। और हालांकि सेवा भारती ने जब उनको पुरस्कार दिया उस समय संजोग से उपस्थित नहीं थे, लेकिन सेवा भारती ने उनको एक देश का उत्कृष्ट सेवा सम्मान दिया था। तो ये असम्मान, ये जो हमारा संसद भवन बन रहा है, इसको लेके बहुत हंगामा है, इतने पैसे लग गए, उतने पैसे लग गए। टाटा ने अब अभी तक हमको नहीं पता है कि उसका क्या हुआ है, लेकिन मुझे बताया गया है कि टाटा ने अभी बोला नहीं है, रतन टाटा ने, लेकिन बन जाएगा तो बाकी तो पैसा होगा। यह संभव है कि संसद भवन का वो पैसा अंतर रतन टाटा न भी ले कह के, क्योंकि वो उनका भी वो एक प्रोजेक्ट जैसा बन गया था। अब लेटेस्ट मुझे मालूम नहीं है। तो जो लीजेंड है वो इस प्रकार से काम करते हैं अपने देश में। और बाकी आपने कहा ही है, वो जो एक विषय जो कैंसर के क्षेत्र में आता है, आपको बता दूं बिहार के छोटे छोटे शहरों में टाटा का कैंसर खुल गया है और उसमें भी डॉक्टर उसी प्रकार से आए हैं, सेवा हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ा है। बिहार का तो मैं बता सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ सोनल मानसिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद और पद्म विभूषण अवार्डी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका सोनल जी इंडिया टीवी पर। आज की ये खबर बड़ी दुखद खबर है, लेकिन हर शख्सियत जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं, चाहे आपके जैसे वरिष्ठ हों, कलाकार हों, वो जुड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज केवल आप शोक ना व्यक्त करें, बल्कि उनके सम्मान में वो बातें कहें जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। सुनील जी, आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं अंतरतम से श्री रतन टाटा को नमस्कार करती हूँ। और भारतवर्ष की भूमि वास्तव में रत्नों को जन्म देती रही है सदियों से। उनका नाम ही रतन है, जिसका अर्थ होता है रत्न, ज्वेल। तो भारत धन्य हो गया, भाग्यशाली रहा कि रतन टाटा जैसे शख्सियत हमारे बीच में थी और इस मिट्टी से आई और इस मिट्टी में जा रही हैं। उनका नाम अनेक क्षेत्रों में, अभी मैं सुन रही थी, गिनाया जाएगा। लेकिन लोगों को ये भी मैं बता दूं कि संस्कृति के क्षेत्र में भी, जिसके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं हुई है, उस क्षेत्र में भी उनका बहुत रुझान था, बहुत लगाव था। और जो टाटा, श्री JRD टाटा ने खड़ा किया था नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, NCPA बंबई में, अनेक और भी तो हुए हैं, लेकिन इसके बारे में भी जब भी 2-3 बार मिले थे तो पूछते थे, आप क्या कर रही हैं, आपको बुलाते हैं कि नहीं, वहां क्या नया हो रहा है, और कोई आपका सुझाव है। और मुझे आश्चर्य होता था कि जो लाखों करोड़ों अबजों
में खेलते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं दुनिया भर में, उनका नाम है। क्या उदार दिल है उनका, चरित्र क्या है कि छोटी से छोटी बातों में उनका ध्यान रहता है, और यही एक महान व्यक्ति का लक्षण है। संस्कृति के बारे में उनका रुझान, इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि हम लोग आपको, कला और कलाकार, संस्कृति आपको बहुत मिस करेगा। मैं चाहती हूं कि उनके बाद भी ये जो एक हेरिटेज है, लेगेसी है, वो चलती रहे। अनफॉर्चुनेटली और कोई ताता तो है नहीं, श्री रतन ताता रहे और कोहिनूर की तरह अपना प्रकाश छोड़ गए, लेकिन उनके चले हुए पैरों पे, उनके स्टेप्स पे लोग आगे बढ़ें, ये मेरा एक बहुत बड़ा ये है, सुझाव है, मेरी प्रार्थना निवेदन है। एक छोटी बात मैं कहना चाहूंगी कि जब पारसियों को, जोरास्ट्रियंस को पर्शिया से भगाया गया था आतंकियों से, तो वो पहुंचे थे गुजरात के पश्चिमी छोर पे, संजान नाम का गांव है जी। और वहां उन्होंने वो राजा को भेजा था कि भी हमें रहने दीजिए। तो राजा ने एक दूध से भरा कटोरा छलाछल भेजा कहने के लिए कि यहाँ पे पूरी मेरी पॉपुलेशन भरती है। तो उनके मुखिया ने कितनी चतुराई, होशियारी से उसमें चीनी मिला दी कि हम चीनी की तरह घुल मिल जाएंगे, और ये सदियों से हमारे पारसियों ने करके दिखाया है। इस भूमि के लिए उनका जो डेडिकेशन रहा, उनका प्यार और प्रेम मोहब्बत रही, उसका कोई, मुझे लगता है कि और कोई उदाहरण हम नहीं दे सकते। ज्वलंत उदाहरण रतन ताता थे। माँ भगवती उनकी आत्मा को शांति दे और को भारत की भूमि में जिनका नाम भी रतन हो, यही मेरी आपने कितनी अच्छी बात बोली, और जो आपने पूरी ऐतिहासिक कहानी बताई कि दूध के अंदर चीनी की तरह घुल जाना, कि वो फर्क ही ना रह जाए कि चीनी कौन और दूध कौन, ये कितनी अच्छी कहानी है। ठीक उसी तरीके से क्या रतन जी के व्यक्तित्व से ये सीखने को नहीं मिलता कि व्यापार और समाज सेवा दोनों इसी तरीके से दूध और चीनी का काम कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने करके दिखाया। ये उनकी परंपरा रही, उनके परिवार की परंपरा रही, और रतन ताता ने तो कमाल ही कर दी कि भाई क्या क्या गिना, ये मेरे बस में नहीं है गिनाना, आपके और महानुभाव हैं वक्ता। लेकिन आप सही कह रही हैं कि एक के बाद एक आप गिनते जाएं, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे एनसीपीए हो, चाहे मुझे नहीं पता क्या दुनिया में पियर होटल जो है वहां न्यूयॉर्क में, या सेंट जेम्स कोर्ट है लंदन में, उनका खान पान, रहन सहन, उनके स्टाफ के व्यवहार पूरे दुनिया में कैसे मैनेज होता था। यही देखने की बात है कि बड़े बड़े काम तभी हो सकते हैं जब हर छोटी डिटेल पर मुखिया का ध्यान हो, और उनका उदाहरण लेकर लोग, उनका स्टाफ, उनकी टीम आगे बढ़े। आपको याद होगा जो आतंकी हमला हुआ था ताज होटल पर, उसके बाद किस तरीके से रतन टाटा जी ने एक डिग्निफाइड वे में सिचुएशन संभाली, कमान हाथ में ली, और जिन जिन परिवारों का शहीदी हो गई थी उन लोगों को किस तरीके से सांत्वना दी, न केवल शब्दों से, बाकी चीजों से भी। इनकी बात भी आज हमें भूलनी नहीं चाहिए कि वो हर एक व्यक्ति के साथ खड़े थे, छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े, उनके लिए छोटा बड़ा कोई नहीं था। और जो आखिरी करके गए ना कि 4 पैर वाले, हमारे प्राणियों के लिए भी करके गए, तो क्या 2 पैर वाले, क्या 4 पैर वाले, सभी हम प्राणी हैं, सभी में ईश्वर बसता है, ये इन्होंने सार्थक करके दिखाया है। और ये उदाहरण हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए हमें याद रखना पड़ेगा। सुनील जी, बहुत अच्छा लगा आपने इंडिया टीवी को समय दिया, बातचीत की, और बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात सुनील जी ने कही। हर्षवर्धन जी, मुझे लग रहा है कि आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। दोनों ही बात, एक तो ये कि ये इसका एक हिस्सा है कि जो उस समय घटनाक्रम हुआ था, जो 26/11 मुंबई में उनके होटल पर हमला हुआ था, तो उन्होंने अपने जो स्टाफ था, जो लोग थे, उनके लिए
ताज पैलेस सिक्योरिटी वेलफेयर फंड जैसी कोई एक ट्रस्ट बनाया था और हर परिवार की चिंता, उसका जिम्मा खुद रतन टाटा देखते थे। ये तो हुई उसके बाद की बात। लेकिन जब ये हुआ, जब ये हमला हुआ, संयोगवश मैं भी उन वर्षों में मुंबई था, रतन टाटा ने फोन किया अपने होटल में और फोन उठा नहीं। ये असंभव था कि रतन टाटा के ऑफिस से फोन जाए और वहां फोन नहीं उठे। उनको इतनी चिंता हुई कि ये कोई एबनॉर्मल है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। अपने से गाड़ी चलाकर वो पहुंच गए और जिस वक्त वो पहुंचे उस वक्त वहां गोलियां चल रही थी। पूरे समय वो वहां रहे। तो एक अपने लोगों के साथ कितना भी कठिन समय हो, कोई नहीं कर सकता, ये कोई नहीं कर सकता कि खुद गाड़ी चलाकर ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाए। दृश्य जो है ना साफ सामने दिख रहा था, एक गोली चल रही है, इधर सब कैमरे लगे हुए हैं और रतन टाटा खड़े थे। केवल थोड़ा सा उसमें बढ़ा देता हूँ, 46 लोग, वो बहुत उस पर चर्चा होनी चाहिए वाकई जी। वो उनको जो 46 लोग थे जो या तो मृत्यु हो गई थी या बुरी हालत में, उन 46 लोगों के परिवारों को वो जो अंतिम वेतन था, लगातार उनको अंतिम वेतन मिला। उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाया गया। यही नहीं, उस समय उस क्षेत्र से गुजरने वाले जो लोग घायल हुए, उसमें रेलवे कर्मचारी थे, उसमें पुलिस थे, उसमें आम राहगीर थे, उनके भी पता करके उनके लिए भी वैसे 10,000 तो उन्होंने मासिक किया, लेकिन उसमें किसको इलाज की जरूरत है, किसको है, उसको किया। वहां एक झुग्गी झोपड़ी वाली थी, उसकी बेटी को गोली लग गई थी, 4 गोलियां लगे हुए थे। उसका पता चला कि उसका अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है, उसको उठा के कंप्लीट मुंबई अस्पताल में भर्ती करा के उसको इलाज कराया। तो ये जो उनका और साथ ही साथ जो कर्मचारी उसमें फंस गए थे, खासकर जो तो उनका मेंटली कैसे उनको बाहर निकाला जाए, इसलिए दूसरे होटल में ले जा करके उन सबको रख करके उनका मेडिटेशन, उनका सारा करा के कि धीरे धीरे उस एगोनी से बाहर निकले और ये काम कर पाए। तो ये एक कंप्लीट सोच उनकी थी कि इसमें क्या करना चाहिए हमको उसके करने के बाद। एक बार ये तस्वीरें मैं दर्शकों को बता दूं और फिर मैं सुमीर जी आपके पास आ रही हूँ। इस वक्त पूरी अंबानी फैमिली को आप देख पा रहे हैं। मुकेश अंबानी है, उनकी धर्मपत्नी नीता अंबानी है, उनके बेटे आकाश अंबानी, उनकी बहू भी दिखाई दे रही हैं, बेटी भी दिखाई दे रही हैं। बड़ा देखिए, ये बिजनेस फैमिलीज को भी सीखने की ज़रूरत है। और जब आज मुकेश अंबानी भी शोक व्यक्त कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया। पीयूष गोयल को भी इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में। सुमीर जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए, अभी अगर अंबानी परिवार का जिक्र हो रहा है, सारे बड़े उद्योगपति वहाँ पर अपनी संवेदना व्यक्त करने गए, ये बताता है कि रतन टाटा का किसी के साथ कोई वैमनस्य नहीं था, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं थी। उन्होंने जिस तरीके से अपने व्यवसाय को चलाया, उनका एक अलग मापदंड था, लीग थी। वो कभी किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़े कि मुझे इससे निपटना है, इससे मुझे आगे बढ़ना है, इस टेंडर में मुझे आगे बढ़ना है, इसको मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उन्होंने अपने जो वैल्यूज स्थापित किए थे उसमें गए। देखिए, रतन टाटा भी बोल रहे थे लास्ट टाइम कि मुझे 3 घटनाएं ऐसी रही मेरे जीवन में रिसेंट में जिससे मैं बड़ा विचलित रहा और जिसने मुझे परेशान किया। उन घटनाओं में उन्होंने एक नैनो का जो सिंगूर में हुआ था उसका जिक्र किया। फिर दूसरा जिक्र उन्होंने जो बम्बई में होटल ताज पे हमला हुआ था उसका जिक्र किया। और तीसरा जिक्र उन्होंने कहा था कि जो साइरस मिस्त्री के साथ जो विवाद हुआ और जो फिर वो कोर्ट में गया, ट्रिब्यूनल में गया, बोले इन 3 घटनाओं ने मुझे दुख पहुंचाया था, बोले अपने व्यक्तिगत रूप से। बाकी ऐसी कोई घटना रही नहीं कि जिससे बहुत विचलित हो। वो नफे नुकसान को बहुत आराम से झेलते थे, बड़े उद्योग समूह स्थापित किए, सबसे उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे थे। लेकिन इन 3 घटनाओं से उन्हें व्यक्तिगत रूप से वो जो आहत हुए थे कि बंगाल के अंदर जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे और एक ऐसी गाड़ी लेकर आ रहे थे तो उससे वो आहत हुए।